Ode on Grecian Urn. Ode on a Grecian Urn was written by the influential English poet John Keats in 1819. Ode on Grecian Urn इंग्लिश पोइट जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई एक पोएम है जो उन्होंने 1819 में लिखी थी। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिस्टीरियस पोएम विद अ सिंपल सेटअप। यह एक कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस पोएम है, जटिल और रहस्यमय पोएम है एक सिंपल सेटअप के साथ। एन अनडिफाइंड स्पीकर लुक्स एट अ ग्रेशियन अर्न। इसमें स्पीकर जो है ग्रेशियन अर्न को देख रहा है, एक पुराना अर्न है विच इज़ डेकोरेटेड विद इवोकेटिव इमेजेस ऑफ रस्टिक एंड रूरल लाइफ इन एंशंट ग्रीस। और यह डेकोरेटेड है एंशंट ग्रीस की देहाती जीवन की इमेजेस के साथ, पिक्चर्स के साथ। इस पे पिक्चर जो है वो खुदी हुई है, गुदी हुई है या छपी हुई है। दिस सीन्स फैसिनेट, मिस्टिफाई एंड एक्साइट द स्पीकर इन इक्वल मेजर। इन सीन्स को देख के जो स्पीकर है वो फैसिनेट हो जाता है, मिस्टिफाइड, एक्साइट हो जाता है, अचंभित है, रहस्यमय है और उत्तेजित है। दे सीम टू हैव कैप्चर्ड लाइफ इन इट्स फुलनेस येट आर फ्रोजन इन टाइम। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो लाइफ की पूर्णता को उन्होंने कैप्चर कर लिया हो और वो समय में फ्रीज हो गई हो, समय जैसे रुक सा गया हो, असली लग रही है बिल्कुल। द अर्न सीम्स टू टेल द स्पीकर एंड इन टर्न द रीडर दैट ट्रूथ एंड ब्यूटी आर वन एंड द सेम। जो अर्न है वो स्पीकर को या रीडर को यह कहते हुए दिखाई देता है कि सत्य और सुंदरता एक ही है और वो सेम है। Keats wrote this poem in a great burst of creativity that also produced his other famous odes, Ode to Nightingale. कीट्स ने इसको जब वो पूरी क्रिएटिविटी के पूरे मूड में था तब लिखा था और इसी समय उसने एक और ओड की रचना की थी, वो है ओड टू नाइटिंजेल। Though this poem was not well received in Keats' day, it has gone on to become one of the most celebrated in the English language. कीट्स के दिनों में इसको इतना अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया गया था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसको नहीं मिला था, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश लैंग्वेज की मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम माना गया, ये बन गई। The speaker directly addresses the urn, deeming it a pure partner of quietness itself, as well as the adopted child of silence and vast lengths of time. स्पीकर ने इसको क्वाइटनेस का प्योर पार्टनर बताया, खामोशी का प्योर पार्टनर बताया है अर्न को, और लंबे समय और खामोशी का गोद लिया हुआ बच्चा, ये संज्ञाएं इसने अर्न को दी हैं। द अर्न इज़ ए हिस्टोरियन ऑफ रूरल सीन्स। अर्न जो है देहाती जो दृश्य है उनका इतिहासकार है, यानी कि बहुत पुराने जो ऐतिहासिक दृश्य उस पर छपे हुए हैं। विच इट डिपिक्ट्स बेटर दैन डज द पोइट्री ऑफ द स्पीकर्स ईरा। और ये चित्र उस स्पीकर के जो समय में जो पोइट्री होती थी उससे बेटर डिपिक्ट कर रहे हैं उन सीन्स को, उस लाइफ को। द स्पीकर वंडर्स दैट स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड बाय द इमेजेस ऑन द अर्न। स्पीकर हैरान है कि जो स्टोरीज अर्न पे छपी हुई इमेजेस के द्वारा सुनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वेदर द फिगर्स इट डिपिक्ट्स आर ह्यूमन बीइंग्स और गॉड्स। वो फिगर्स, वो तस्वीरें ह्यूमन बीइंग्स की हैं या देवताओं की हैं, मनुष्यों की है या देवताओं की हैं। द स्पीकर वंडर्स अबाउट द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ द मेल कैरेक्टर्स एंड द रिलुक्टेंट लुकिंग। स्पेसिफिक आइडेंटिटी, स्पीकर जो है वो बहुत ही हैरान है मेल कैरेक्टर्स की स्पेसिफिक आइडेंटिटी को देखकर, मतलब मेल कैरेक्टर्स का जो रूप है, जो तस्वीरें, उनको देखकर हैरान है। और फीमेल जो वुमेन है उनकी वो अनिच्छुक और असंतुष्ट दिखाई दे रही है, इससे भी वो हैरान है इनको देखकर। नोटिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन द अर्न, द स्पीकर क्वेश्चंस इफ द सीन्स ऑन डिस्प्ले रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ डिलीरियस रेवलरी। स्पीकर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर, अर्न पे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स छपे हुए हैं उनको देखकर क्वेश्चन करता है कि क्या यह एक मद्यपान का उत्सव है, अचेत मद्यपान का उत्सव। मतलब उत्सव तो दिखाई दे रहा है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए उसको अचेत कहा है। द स्पीकर प्रेजेज म्यूजिक बट क्लेम्स दैट म्यूजिक दैट कैन नॉट बी हर्ड इज़ इवन बेटर। स्पीकर जो म्यूज़िक की तारीफ़ करता है लेकिन उसका मानना है कि वो म्यूज़िक जो सुनाई नहीं देता वो बेटर है। एज सच द स्पीकर इम्प्लोर्स द अर्न्स पाइप्स टू प्लेइंग। और जिस तरह स्पीकर जो है प्रार्थना कर रहा है, अर्न में जो बांसुरी रखी हुई है, छपी हुई है, उससे प्रार्थना कर रहा है कि वो बजती रहे। नॉट फॉर सेंसरी रिवार्ड, वो उसको अपने इंद्रिय खुशी के लिए नहीं बल्कि ट्रिब्यूट टू साइलेंस, खामोशी को एक श्रद्धांजलि देना चाहता है ऐसा करके वह। द स्पीकर फोकसेस ए यंग पाइपर सिटिंग अंडर सम ट्रीज। दो स्पीकर जो है एक
युवा बांसुरी वादक है जो पेड़ के नीचे बैठा है उसके ऊपर फोकस करता है। जस्ट एज द पाइपर कैन नेवर स्टॉप प्लेइंग हिज सॉन्ग एज ही इज़ फ्रोजन ऑन द अर्न। उसे लग रहा है कि जैसे वो पाइपर कभी भी, वो बांसुरी वादक कभी भी बांसुरी बजाना बंद नहीं करेगा क्योंकि वह जो है बिल्कुल फ्रोजन है अर्न के ऊपर। सो टू द ट्रीज विल नेवर शेड देयर लीव्स, और जो पेड़ है वो भी अपने पत्ते कभी नहीं गिराएंगे। द स्पीकर दैट फोकस इज ऑन ए सीन दैट डिपिक्ट्स टू यंग लवर्स। फिर जो स्पीकर है वो फोकस करता है दो यंग लवर्स के ऊपर। दो दे आर नियरली किसिंग, वो एक दूसरे को बस किस ही करने वाले हैं। देयर लिप्स कैन नेवर मीट, लेकिन उनके जो लिप्स है वो कभी नहीं मिलेंगे। द स्पीकर टेल्स देम नॉट टू बी अपसेट हाउएवर, लेकिन स्पीकर उनसे कहता है कि परेशान मत हो। दो द किस विल नेवर हैपन, यद्यपि वो किस कभी नहीं होगा। द मैन एंड वुमेन विल ऑलवेज लव वन अनदर, लेकिन वो एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे। एंड द वुमेन विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल, और वो वुमेन हमेशा सुंदर रहेगी, वो कभी कुरूप या बूढ़ी नहीं होगी क्योंकि समय वहाँ पे रुका हुआ है। द स्पीकर नाउ addresses द images ऑफ ट्रीज ऑन द अर्न। अब स्पीकर अर्न पे छपे हुए ट्रीज की इमेजेस को एड्रेस करता है, उनके बारे में कहता है। कॉलिंग देयर ब्रांचेज हैप्पी बिकॉज दे विल नेवर लूज देयर लीव्स, वो उनको उनकी ब्रांचेज को हैप्पी खुश कहता है क्योंकि उसके पत्ते कभी नहीं गिरेंगे। एंड दे विल नेवर हैव टू से गुड बाय टू स्प्रिंग, और वो कभी भी स्प्रिंग सीजन को, बसंत की ऋतु को गुड बाय नहीं कहेंगी। द स्पीकर देन रिटर्न्स टू द पाइपर, अब स्पीकर फिर से उस बांसुरी वादक के पास आता है। द पाइपर विल प्ले न्यू म्यूजिक फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम, पाइपर जो है अब आगे आने वाले बचे हुए टाइम में भी नया म्यूजिक बजाता रहेगा। दिस फिल्स द स्पीकर विद थॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लव, इससे स्पीकर जो है लव और हैप्पीनेस के विचारों से भर जाता है। द फिगर्स ऑन द अर्न विल ऑलवेज हैव हैप्पीनेस टू लुक फॉरवर्ड टू एंड ऑलवेज बी यंग, यह अर्न के ऊपर जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो हमेशा हैप्पी रहेंगी और हमेशा जवान रहेंगी। ऑल द पैशंस ऑफ द लिविंग ह्यूमन वर्ल्ड आर फार रिमूव्ड फ्रॉम द फिगर्स ऑन द अर्न। लिविंग ह्यूमन बीइंग के जो पैशंस हैं उनको उस अर्न के फिगर से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। एंड दीज पैशंस कॉज हार्ट टेक, लव सिक, फीवर एंड थर्स्ट, क्योंकि ये जो पैशन है लिविंग ह्यूमन्स के जो पैशंस हैं उनसे दिल में दर्द होता है, लव सिक, फीवर होता है और प्यास जगती है। द स्पीकर टर्न्स देयर अटेंशन टू अनदर सीन ऑन द अर्न, अब स्पीकर जो है वो अर्न के दूसरे सीन पर अपनी अटेंशन करता है। विच अपीयर्स टू डिपिक्ट ए सेरेमोनियल प्रोग्रेशन, ऐसा लगता है कोई समारोह, कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। दे नोटिस द फिगर ऑफ ए शेडोई प्रीस्ट लीडिंग ए काव, इसमें दिखाया गया है कि एक प्रीस्ट एक काव को लेके जा रहा है, एक पुजारी एक काव को लेके जा रहा है। विच इज़ मूविंग टुवर्ड्स द स्काई, जो आकाश की तरफ मुँह करके रंभा रही है। एंड इज ड्रेस्ड विद सेरेमोनियल सिल्क एंड फ्लावर्स, और वो सिल्क के कुछ कपड़ों और फ्लावर्स से सुसज्जित है। This image causes the speaker to wonder where those in the possession have come from. इस तस्वीर को देख के, इस इमेज को देख के स्पीकर हैरान हो जाता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। The speaker directly addresses this unknown town, acknowledging that its streets are frozen forever in silence. उस unknown town के बारे में स्पीकर का मानना है कि इसकी जो गलियाँ हैं वो हमेशा के लिए फ्रीज हो गई हैं खामोशी में। देर इज़ नो वन लेफ्ट हु कैन एक्सप्लेन वाई द टाउन इज़ एम्प्टी, वहाँ पे कोई नहीं है जो ये बता सके कि वो टाउन जो है